संदीप यू आर राइट। लैक ऑफ डक्टिलिटी, अगर मटेरियल हार्ड है, ब्रिटिल है, कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, तो वो ब्रिटिल की ओर टेंड कर रहा है। और अगर ब्रिटिल होगा तो यील्डिंग नहीं होगी, तो जो ज्यादा यील्ड होके फ्रैक्चर हो रहा है वो कम यील्ड होके ही फ्रैक्चर हो जाएगा। क्रीप होगा सभी में, क्रीप सभी में होगा, लेकिन जो यील्ड नहीं कर सकते हैं वो कम समय में ही फ्रैक्चर हो जाएंगे। इतना बना लो, फिर आगे की बात करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पहले मैं वो पॉइंट लिखा दूं, फिर जो भी डाउट होंगे उनको लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये फ्रैक्चर होने के लिए टाइम कम, टेम्परेचर अगर कम है तो फ्रैक्चर होने का टाइम ज्यादा। तो क्रीप डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। लॉन्ग टर्म क्रीप मतलब टेम्परेचर कम है तो क्रीप होगा लॉन्ग टाइम पे, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्रीप हो जाएगा कम समय में, तो इसे बोलेंगे शॉर्ट टाइम क्रीप। अच्छा, क्रीप हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, कभी कभी क्रीप जो है ना बेनिफिशियल भी होता है। कहाँ होता है, सिविल वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। कभी कभी है ना कंक्रीट में क्रीप जो है ना टेंसाइल स्ट्रेसेस को रिमूव कर देता है, तो कभी कभी क्रीप फायदेमंद भी होता है। लोगों ने पढ़ा ही होगा किसी सब्जेक्ट में, सिविल वालों ने। तो क्रीप हमेशा नुकसान नहीं करता, जैसे एक आध जगह फायदेमंद है, मैं लिखा भी दूंगा। सो वन बाई वन पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। लिखिए नंबर 1, नंबर 1, देखिए रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस विथ टाइम, रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन सेकेंडरी रीजन। देखो यहां पे क्रीप तेजी से आया या डिफॉर्मेशन तेजी से आया, फिर घट गया है, तो इस रीजन में काफी स्लो होता है। सेकेंडरी क्रीप में काफी स्लो डिफॉर्मेशन होता है। तो रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इन सेकेंडरी रीजन। फिर क्यों होता है, क्योंकि माय डियर वजह आपको कल मैंने बताई कि कभी भी हम लोग किसी चीज को यील्ड करेंगे तो स्ट्रेन हार्डनिंग होगा, और स्ट्रेन हार्डनिंग होगा तो यील्डिंग को रजिस्ट करेगा, मटेरियल हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से ये रेट स्लो होता है, मतलब डिफॉर्मेशन कम आता है, टाइम ज्यादा बीतता है, डिफॉर्मेशन कम आता है, वजह है स्ट्रेन हार्डनिंग। पॉइंट नंबर 2 लिखिए,
rate of creep decreases in secondary region. Rate of creep decreases in secondary region due to strain hardening. Number third, creep is serious when when actual temperature is 30%, actual temperature is 30% of the melting point of material. 30% of melting point of material. Next, generally creep is harmful. Generally creep is harmful, but sometime it is beneficial. But sometime it is beneficial for concrete. It is beneficial for concrete because it relieve टेंसाइल स्ट्रेसेस. अब वजह भी जान लो, क्योंकि कल हम जानते हैं ब्रिटल मटेरियल्स आर वेरी वेरी वीक इन टेंशन. और कंक्रीट में अगर क्रीप होगा तो कंक्रीट में कोई टेंसाइल लोड नहीं लगाता, कंक्रीट में हमेशा कंप्रेसिव लोड लगता है. जब कंप्रेसिव लोड लगेगा तो अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस कहीं छुपी होंगी वो क्रीप की वजह से कन्वर्ट हो जाएंगी या रिलीव हो जाएंगी कंप्रेसिव में. तो एक आध जगह क्रीप फायदेमंद है. ब्रिटल मटेरियल को कभी टेंशन नहीं लगते. कभी नहीं बनाएंगे, तो वो बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा क्रीप से. ठीक है, चलिए मैंने क्रीप के सारे पॉइंट लिखा दिए. अब जल्दी से 2 मिनट देता हूं, क्रीप से रिलेटेड डाउट हो तो पूछ लो. अच्छे डाउट पूछना, फालतू के नहीं. ब्रिटल मटेरियल में टेंसाइल वाला क्रीप कोई नहीं कराएगा, नहीं तो वो बहुत जल्दी फेल हो जाएगा. ब्रिटल मटेरियल में क्रीप होता है कंप्रेसिव, तभी वो बेनिफिशियल होता है. ठीक है, जबकि बाद में परमानेंट डिफॉर्मेशन. लोड लगाया इलास्टिक लिमिट के अंदर, टाइम जीरो पे
वही हुआ जो कल पढ़े थे हम लोग। टाइम जीरो पे वही हुआ जो कल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लोड लगाया, डिफॉर्मेशन आया, टाइम जीरो पे ही मैं ये लोड हटा दूं, ये अपनी ओरिजिनल शेप पे लौट जाएगा। दैट्स इट ना। टाइम जीरो पे ही अपनी ओरिजिनल शेप पे लौट जाएगा। आई इतनी बात समझ में? लेकिन अब टाइम अगर बीतता चला गया, अब एक टाइम नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, कल नहीं थी। टाइम जैसे जैसे बीतेगा तो अब यील्डिंग टाइम के हिसाब से भी होने लगेगी, टाइम के साथ भी यील्ड होगा। ये कल नहीं बताया था, कल सब हुआ था टाइम जीरो पे। आई थिंक बात समझ में आ गई। क्रीप किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? इस पी के लोड पे, दूसरा टाइम पे, और तीसरा टेम्परेचर पे। लिखना चाहो तो लिख लो। क्रीप डिपेंड्स ऑन, इतना सब रामायण लिख दी, यही नहीं समझ पाए। टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात ही नहीं लिखते हो। ओके, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे स्ट्रेस रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन। देखिए स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले लिख लो फिर समझाता हूं, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। स्ट्रेस रिलैक्सेशन लिख लो फिर समझाता हूं। लिखिए द डिक्रीज इन स्ट्रेस the decrease in stress the decrease in stress in steel as a result of creep, the decrease in stress in steel as a result of creep under prolonged strain, under prolonged strain, under prolonged strain is called relaxation. Under prolonged strain is called relaxation. Prolonged strain is called relaxation. एक वर्ड अंडरलाइन कर दो, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस रिलैक्सेशन समझो बात को, और क्रीप अलग अलग चीजें नहीं है, बोथ आर सेम। बहुत ध्यान सुनना, नहीं तो ये थोड़ा कठिन है, आपके सिलेबस में नहीं है। क्रीप से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, उठा के देखना। रिलैक्सेशन से बहुत कम क्वेश्चन आए, डेफिनेशन पूछ लेता है बस।
स्ट्रेस रिलैक्सेशन और क्रीप दोनों एक ही बात है, ठीक है। कैसे? स्ट्रेस रिलैक्सेशन और क्रीप दोनों एक ही बातें हैं, दोनों टाइम के साथ होंगी। टाइम बढ़ेगा, क्रीप होगा, स्ट्रेस रिलैक्सेशन होगा, पर अंतर क्या है? अंतर ये है माय डियर, अंतर ये है माय डियर, डिफरेंस ये है दोनों में कि क्रीप में लोड कांस्टेंट होता है। इन क्रीप लोड इज कांस्टेंट और यू कैन से स्ट्रेस इज कांस्टेंट। क्रीप में लोड कांस्टेंट होता है, डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है, फाइनली फ्रैक्चर। क्रीप में लोड कांस्टेंट लगाते हैं, टाइम के साथ डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है। अब यहां समझो, रिलैक्सेशन में डिफॉर्मेशन कांस्टेंट है, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन इज फिक्स, स्ट्रेन चेंज नहीं हो सकता। कह रहा है अब टाइम बीतेगा तो क्या होगा। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूं, जैसे वेरी सिंपल, जैसे अपन ने दो कॉलम्स के बीच में एक स्टील का वायर टाइटनिंग करके बांध दिया, एक स्टील के वायर को खींच के बांध दिया, वायर ऑफ स्टील, ठीक है। एक स्टील के वायर को हमने पुल करके बांध दिया। अब अगर पुल करके बांध दिया है, बहुत ध्यान सुनना, अगर हमने पुल करके बांध दिया है तो हम देखेंगे यहां पे कुछ स्ट्रेस आई होगी, स्ट्रेस इज देयर, मान लो सिग्मा स्ट्रेस आई, और ये सब घटनाएं हुई हैं एट टाइम 0 पे। इसको ग्राफ से प्लॉट करते हैं, इसको ग्राफ से प्लॉट करते हैं, स्ट्रेस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ध्यान सुनना। दो खंभों के बीच में मैंने एक वायर को कस के बांध दिया है। अच्छा, इसका मतलब एक बात सोच के देखो, अगर दो खंभों के बीच में मैंने एक वायर को कस के बांध दिया है तो अब ये वायर और लंबा तो हो नहीं सकता, वायर और ज्यादा लंबा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों खंभों के बीच की दूरी तो फिक्स है। इसका मतलब स्ट्रेन चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अगर स्ट्रेन चेंज हो सकता होता तो क्रीप होता, और स्ट्रेन चेंज जब नहीं हो सकता है तो दूसरा फिनोमेना होता है क्रीप का ही दूसरा रूप, जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन। सोच के देखो, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद समय बीतेगा, कैन यू फील कि ये वायर हल्का सा लूज पड़ जाएगा और यहां की स्ट्रेस कोई सिग्मा डैश होगी जो कि सिग्मा से कम होगी। स्ट्रेस आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बीतने के बाद वायर लूज पड़ जाएगा, हल्का सा लूज पड़ जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेस अब पहले से कम होगी। बहुत प्रैक्टिकल फिनोमेना है, आप समझ सकते हो यार इन चीजों को। मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं, क्यों ऐसा हुआ मत पूछना, क्योंकि भगवान ने मटेरियल को ऐसे ही बनाया है। ये मत पूछना कि ऐसा सर होता क्यों है, ना, हम नहीं बता सकते, भगवान ने बनाया मटेरियल को, हमें तो जानना है। अच्छा, यहीं पे अगर ये दोनों खंभों के बीच की दूरी फिक्स नहीं होती ना, और हम खींचते तो ये वायर की लेंथ टाइम के साथ बढ़ती जाती, क्रीप होता। और लेंथ अगर नहीं बढ़ सकती है, स्ट्रेन फिक्स है, तो माय डियर स्ट्रेस घटेगी, स्ट्रेस घटेगी। ग्राफिकली समझ लो, 0 समय पे स्ट्रेस ये थी सिग्मा, 0 समय पे स्ट्रेस थी सिग्मा, ठीक है, सिग्मा स्ट्रेस थी, 0 समय पे स्ट्रेस थी सिग्मा। ठीक है, अब हमने एक लोड लगाया, ठीक है, तो एक लोड लगाया
तो लोड लगा दिया हमने, मान लो एक टाइम 0 पे लोड लगा दिया हमने, एक स्ट्रेस आ गई, या इसको ऐसा कर सकते हैं कि टाइम 0 ना लें, कहते हैं कि एक टाइम t है, एट टाइम t, और इसे कह देते हैं एट टाइम t डैश। तो एक टाइम t के बाद स्ट्रेस लगा दी हमने सिग्मा, और अब हमने टाइम के साथ इसको छोड़ दिया। तो टाइम के साथ अगर हम इसको छोड़ देंगे, जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे, तो अब जैसे ही समय t से बदल के t डैश होगा, थोड़ा समय बीतेगा, तो ये स्ट्रेस अब कम होने लगेगी। जैसे ये डेटा है सिग्मा के बराबर, कलर बदल देता हूं, मतलब एक t समय पे स्ट्रेस सिग्मा थी, कस के बांध दिया, अब वेट किया, तो अब देखा कि ये स्ट्रेस घट जाएगी और फिर हो जाएगी हमेशा के लिए कांस्टेंट, और ये नई वाली स्ट्रेस होगी सिग्मा डैश। साफ साफ दिख रहा है, सिग्मा डैश इज लेस देन सिग्मा। इसी चीज को हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन बोलते हैं। मतलब यार सीधी सीधी बात, टाइम बढ़ेगा या तो क्रीप होगा, और क्रीप नहीं हो पाया तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। क्रीप तब होगा जब डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन चेंज हो सकता हो, लोड इज फिक्स, और जब स्ट्रेन इज फिक्स सो स्ट्रेस विल डिक्रीज। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये बना लो, बढ़िया ग्राफिकली समझाया हमने, यहां से क्लियरिटी आएगी। शिव कुमार, अभी लोड पे आएंगे, डेड लोड क्या होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, उनकी बातें बाद में करेंगे। आकांक्षा, कहां से क्वेश्चन लगा रहे हैं आप? किस जगह से क्वेश्चन लगा रहे हैं आप? आकांक्षा, नहीं हो रहा है, आपको वर्कबुक मिली है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप। अभी क्वेश्चन होंगे, पढ़ तो लो पैरा पूरा। 4 घंटे की क्लास में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे? भाई स्ट्रेस रिलैक्सेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्रीप में कोई डाउट हो तो पूछ लो। भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। Sandeep, that length is neglected. We talk about initial phase only. So it is just an example for stress relaxation. स्ट्रेस रिलैक्सेशन का आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि डॉक्टर जो है आपके हाथ में प्लास्टर बांध देता है। तो जब डॉक्टर आपके हाथ में प्लास्टर को बांध देता है तो आप ध्यान देना कि प्लास्टर, ड्यू टू प्लास्टर, जब हाथ की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर कर देता है।
So due to plaster, strain is constant. और strain is constant, so can you feel कि after some time your hand will be relaxed. मतलब शुरुआत में प्लास्टर में बहुत दिक्कत होती, but strain is fixed, so after some time stresses will decrease. So number of examples are there. Stress relaxation का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, so that means strain is fixed. स्ट्रेन नहीं चेंज हो सकती. सो फाइनली आफ्टर 1 or 3 days स्ट्रेस विल डिक्रीज. यस, सो माय डियर, वेरी सिंपल कि अगर आप ध्यान दें, बहुत आराम से सोचें कि एक ब्लॉक, आखिरी बार सुन लें, एक ब्लॉक जिसमें P का लोड लगा है एट टाइम 0, एक ब्लॉक जिसमें P का लोड लगा है 0 टाइम पे, तो आप क्या एक चीज देख पा रहे हैं कि ये फ्री टू अलोंग है, मतलब इसका डिफॉर्मेशन बढ़ सकता है. डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन एक ही बात है, इसका स्ट्रेन बढ़ सकता है. तो मैं कहूं यहां क्या होगा, क्रीप होगा कि रिलैक्सेशन होगा, तो यहां पे होगा क्रीप. क्रीप अकर विथ टाइम, यहां पे क्रीप होगा विथ टाइम. और जहां पे डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता होगा, जहां पे डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता होगा, वहां पे फिनोमेना होगा किसका, स्ट्रेस रिलैक्सेशन का. स्ट्रेसेस घट जाएंगी. जैसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि सपोज एक कंटेनर में या एक कंटेनर में हमने कंक्रीट भर दिया, कंक्रीट की फिलिंग कर दी, और इसको चारों तरफ से सील पैक कर दिया, सो आफ्टर सम टाइम यहां पे अब चारों तरफ से डिफॉर्मेशन तो हो नहीं सकता है, तो यहां पे स्ट्रेस रिलैक्सेशन होगा विथ टाइम. मतलब जब स्ट्रेन नहीं आ सकता होगा या डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता होगा तब स्ट्रेस रिलैक्सेशन होगा, और जब स्ट्रेन आ सकता होगा तो टाइम के साथ क्रीप होगा. और ये दोनों फिनोमेना आपके सामने मैं समझा चुका हूं. एक छोटे से एग्जाम्पल में मैंने समझाया, मतलब दोनों हैं एक ही चीज, दोनों डिपेंड करती हैं किस पे, टाइम पे. चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो, मैंने बस आपके, अच्छा ये प्लास्टर से समझ सकते हो. बिल्कुल ऋषिकेश सही कह रहे हैं. ऋषिकेश आप भी सही कह रहे हैं. चलो ये फिनोमेना कंप्लीट हुए. एक और छोटी सी बात जान लेते हैं, क्रीप रिकवरी बनाना है तो एग्जाम्पल बना लो. ठीक है, तो ये
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, मटेरियल ऐसे ही बिहेव करता है, मटेरियल ऐसे ही बिहेव करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रीप रिकवरी क्या होता है? क्रीप रिकवरी तो देखिए, क्रीप का फिनोमेना हमने समझा, और स्ट्रेन, सो दैट इज क्रीप। अभी पढ़ा चुके हैं क्रीप। टाइम बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। लेकिन आप सोच के देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं अनलोड कर दूं, मतलब पी का लोड लगा था, टाइम बीतता चला गया, स्ट्रेन बढ़ता चला गया और फाइनली फ्रैक्चर हो गया। लेकिन सपोज मान लो 2-3 साल के बाद मैं लोड को हटा दूं, 2-3 साल के बाद मैं लोड को हटा दूं, तो क्या होगा? क्योंकि यील्ड तो हुआ था। 2-3 साल के बाद मैं लोड को हटा दूं, मतलब कुछ समय के बाद मैं अनलोडिंग कर दूं, मतलब इस पॉइंट पे मैं लोड हटा दूं, तो कुछ रिकवर होगा, पूरी तरह से नहीं होगा क्योंकि यील्ड पॉइंट के तो आगे आ चुका है, लेकिन कुछ रिकवर होगा, कुछ परमानेंट सेट हमेशा के लिए बच जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहां से जैसे ही आप लोड हटाएंगे, रिकवरी होगी, स्ट्रेन कुछ कम होगा और फिर हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रेन बढ़ नहीं सकता ना, क्योंकि लोड तो हटा दिया। तो यहां पे अगर हम प्लॉट बनाएं, मैं कलर चेंज करता हूं इसका, यहां पे अगर हम प्लॉट बनाएं तो यहां पे माय डियर, यहां पे हल्का सा रिकवर होगा और फिर हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम यहां कर दें अनलोड, जितना स्ट्रेन रिकवर हो जाएगा, इसे कहेंगे स्ट्रेन रिकवरी या क्रीप रिकवरी, और जितना बच जाएगा उसे कहेंगे परमानेंट सेट। भाई देखो, ये क्रीप रिलैक्सेशन और ये क्रीप रिकवरी, ये थोड़ा कठिन चीजें हैं, मतलब आसानी समझ में नहीं आती, पर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनो। बहुत सिंपल है, एक बॉडी में लोड लगाया, दैट इज फ्री टू डिफॉर्म, टाइम के साथ क्रीप होगा। एक बॉडी में हमने लोड लगाया बट इट इज बाउंडेड, जैसे फिक्स्ड बीम मान लो, दोनों तरफ से फिक्स बीम है, तो अब ये डिफॉर्म नहीं हो सकती। तो यहां पे टाइम के साथ स्ट्रेस रिलैक्सेशन होगा। कैसे होगा वो तो देख ही चुके, नोट कर लीजिए। चंदन कुमार, तुम अननेसेसरली के डाउट पूछ रहे हो, तो चंदन जी अगर गलत डाउट पूछेंगे, बेकार के डाउट पूछेंगे तो कोई सेंस नहीं है। टाइम के साथ डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है, दैट इज द रिलेशन। टाइम के साथ डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है, दैट इज द रिलेशन। ये ग्राफ बनाया तो था अभी क्रीप का, देखो टाइम के साथ, ये टाइम है इस एक्सिस में, ये है डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन। टाइम बीतेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लोड लगाए, फिर डिफॉर्मेशन तेजी से बढ़ता रहता है, वो फाइनली फ्रैक्चर हो जाता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल बिहेव लाइक दिस। अननेसेसरली के अगर डाउट पूछेंगे चंदन कुमार तो आई विल ब्लॉक। सीरियसली पढ़िए, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है। अननेसेसरली के चीजों के पीछे मत भागिए, एग्जाम के क्वेश्चन लगा के देखिए, तभी मजा आएगा आपको।
हाँ, अगर ये शुरुआती बात होती, बिल्कुल शुरुआत में ही आप टाइम जीरो पे ही लोड हटा दो, टाइम जीरो पे ही लोड हटा दो तो पूरा रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। इफ यू रिमूव द लोड एट टाइम जीरो मतलब जो कल पढ़ाया था, क्योंकि लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट है और आपने लोड को हटा दिया तो पूरा रिकवर हो जाता। लेकिन अब पूरा रिकवर नहीं होगा क्योंकि यील्डिंग हो चुका है, थोड़ा बहुत रिकवर होगा और थोड़ा बचा रह जाएगा। स्ट्रेन है, एक्सिस तो देखो यार, हर बार स्ट्रेस मत देखो। यहां हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है, वर्टिकल एक्सिस में स्ट्रेन है। भाई अनलोड होने के बाद टाइम तो बीतेगा ही ना, ये एक्सिस तो हमेशा बढ़ती जाएगी, समय तो हमेशा ही बीत रहा है। टाइम का ग्राफ कभी रुक थोड़ ना सकता है, टाइम तो बीतते ही चला जाएगा, टाइम तो बीतेगा ही। और लंबे समय पे जाओ, अनलोड हो चुका है पर अब कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि लोड हट चुका है। आई थिंक क्लियर। सो फाइनली कोई और डाउट? श्वेता, क्या डाउट? भाई देखो, अननेसेसरली के डाउट मत पूछो, जो जरूरी होता है वो मैं खुद ही बता देता हूं। थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ऋषिकेश, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाला। तो ये थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर था, याद करने वाला चैप्टर था। नो डाउट थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस थी। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आते हैं, मतलब अब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा इस चैप्टर का यूज करके। भाई ये तो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टी का मतलब समझिए, मटेरियल ऐसे ही होते हैं। अब हम बेसिकली यहां से अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर हमारा सब्जेक्ट नहीं था, हमारा टॉपिक नहीं था, क्योंकि ये रेफरेंस है, इसको हमने बेस बनाया है सोम को पढ़ने के लिए। तो इन डेफिनेशंस को अच्छे से बार बार रिवाइज करो, बार बार सुनो वीडियो को। कोई डाउट रह गया है पूछो, थोड़ा याद करने वाला था। अब आते हैं नए टॉपिक पे, और नया टॉपिक हम जो है ना, जो अगला चैप्टर में लिखा था स्ट्रेस स्ट्रेन, उससे पहले एक छोटा सा चैप्टर और पढ़ते हैं। तो उस चैप्टर का नाम दे सकते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ बेसिक्स को जानते हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। सो नया चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नया चैप्टर सुनेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आएगा ये टफनेस, रेजिलेंस, ये सब आएगा, डोंट वरी। मुझे सब पता है, कई सारी डेफिनेशन और भी होती हैं, तो आप चिंता मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। जहां आप पढ़ते रहे हो या जो भी आप जानते हो वो सब मुझे पता है। सो हर चीज का अपना एक टाइम होता है। कई सारी डेफिनेशन भैया, टफनेस है, रेजिलेंस है, मॉडुलस ऑफ टफनेस है, स्ट्रेन एनर्जी है, सब बताऊंगा। टाइम तो आने दो, हर चीज का एक सीक्वेंस है। शुरू करें, आगे बढ़े, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहली हेडिंग करेंगे लोड। मतलब आप देखो, मैं कई बार कल से लोड वर्ड का इस्तेमाल करता रहा हूं, तो लोड हम कहते किसे हैं यहां से शुरू करते हैं, बेसिक बातों को जानते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लोड किसे कहते हैं भाई, कौन बताएगा? लोड किसे कहते हैं? लोड, तो देखिए लोड वो है जो हम एक्सटर्नली अप्लाइड करेंगे बॉडी पे या कहीं से आएगा। और लोड दो तरीके के होते हैं, या तो फोर्सेस होते हैं या कपल्स होते हैं। अब कपल और मूवमेंट दोनों एक ही चीजें होती हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा एक एक चीज को। तो लोड हो सकते हैं दो तरीके के, डेफिनेशन भी लिखाऊंगा।
आर ऑफ टू टाइप, ठीक है, आर ऑफ टू टाइप। लोड दो तरीके के होते हैं, एक होता है फोर्सेस या फोर्स बोल सकते हैं, और दूसरा होता है मोमेंट, या मोमेंट का दूसरा नाम याद रखना कपल, मोमेंट या कपल, ठीक है। फिर कपल भी दो तरीके के होते हैं, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। मोमेंट या कपल भी लिख सकते हैं, मतलब मैं यहां पे मोमेंट की जगह कपल भी लिख सकता हूं, कपल भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो कभी भी मैं लोड वर्ड का बात करूं कि इस बॉडी में लोड लगा है, तो आप समझ जाना या तो फोर्स लगा होगा, पी का लोड लगा होगा, या कपल लगा होगा, बेंडिंग वाला या ट्विस्टिंग वाला, इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो पहले लोड की डेफिनेशन लिखो, फिर ये लिख देना, डिफाइन करो। देखिए, लोड इज डिफाइंड एज, लोड इज डिफाइंड एज, load is defined as an external forces, load is defined as an external force, forces मत लिखना, defined as an external force or a couple or a couple or a couple to which a component is subjected during its functionality, during its functionality, during its functionality। तो ये हमारा नया चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और डेफिनेशन मैंने लिखा है कि कोई भी काम को करते समय कंपोनेंट बीम के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस या कपल्स में से जो आएगा उसी को हम क्या पुकारेंगे, लोड। जल्दी से लिख दीजिए, लोड्स आर ऑफ टू टाइप, फोर्सेस होंगे, कपल्स होंगे। कपल को मोमेंट भी कहते हैं और वो खुद दो तरीके के होते हैं, इसी को आप नोट कर लो। इसी को आप नोट कर लीजिए।
तो लोड को अगर हम बहुत डिटेल में क्लासीफाई करें तो लोड को हम लोग 3 तरीके से बांट सकते हैं। मतलब लोड होता तो 2 तरीके का है, लेकिन अगर और भी डिटेल में जाएं, मतलब क्लासीफाई करें, लिख भी सकते हैं, एक हेडिंग भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। एक हेडिंग ही कर दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। तो लोड को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक है, कैसे? लोड को बांटा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से बांटा जा सकता है, डायरेक्शन के हिसाब से बांटा जा सकता है, और विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बांटा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बांटा जा सकता है और पीरियड के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। पीरियड के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। ठीक है, पीरियड के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। जैसे पीरियड के हिसाब से, सबसे पहले यहीं शुरू करते हैं। पीरियड के हिसाब से भाई ज़्यादा बड़ा लिख नहीं पाऊंगा मैं, 2 तरीके का। एक जो परमानेंटली लगा रहे, एक जो परमानेंट लगा रहे और एक जो टेम्परेरी लगे। जो परमानेंट लगा रहे हमेशा के लिए उसे कहते हैं डेड लोड, और टेम्परेरी जो लगे, लिखाऊंगा अभी सबके बारे में, उसे कहते हैं लाइव लोड। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का जो वेट है, एक बिल्डिंग है उसका जो वेट है वो उस पे हमेशा लगा रहेगा। एक बिल्डिंग का वेट उस पे हमेशा लगा रहेगा, परमानेंटली लगा रहेगा, कभी नहीं हटेगा। उसे बोलेंगे डेड लोड। क्या बोलेंगे उसे? डेड लोड। हमेशा लगा ही है। लेकिन सोचो, बिल्डिंग के अंदर लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कभी स्नोफॉल हो गया, आइस गिर गई, चली गई, कुछ कंस्ट्रक्शन में वर्क हुआ, कुछ सामान यूज हुआ, फिर हटा दिया गया। मतलब कई बार पूरे जीवन काल में चेंजेस आते रहेंगे लोड के। उन्हें कहेंगे हम लोग लाइव लोड। उन्हें कहेंगे लाइव लोड। मतलब हुआ फिर हट गया, लेकिन एक चीज परमानेंटली रही, वेट। पूरे जीवन काल में चेंजेस आते रहेंगे लोड के। उन्हें कहेंगे हम लोग लाइव लोड। उन्हें कहेंगे लाइव लोड। मतलब हुआ फिर हट गया, लेकिन एक चीज परमानेंटली रही, वेट। सबके बारे में मैं अलग अलग डेफिनेशन लिखाऊंगा, पहले सुनते भी जाओ। ठीक है, अगर टाइम के हिसाब से बांटा जाए, जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कलर बदल के। टाइम के हिसाब से अगर बांटा जाए तो 2 तरीके का होता है, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड भी 2 कैटेगरी में आता है, एक डेड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, डायनेमिक लोड 2 तरीके का, इम्पैक्ट लोड, फैटीग लोड। इम्पैक्ट लोड, फैटीग लोड। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से बांटा जाए तो 2 तरीके का, कलर बदल देता हूं मैं। डायरेक्शन के हिसाब से 2 तरीके का, नॉर्मल लोड
दूसरा शियर लोड। नॉर्मल लोड भी दो तरीके का, एक्सियल लोड और दूसरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। फिर एक्सियल लोड दो तरीके का, टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड। फिर ये दोनों फिर से दो तरीके के, शॉर्टकट में लिख देता हूं। ये दोनों फिर से दो तरीके के, इसेंट्रिक, अच्छा इसेंट्रिक हम वहां लिख चुके हैं, ओके। इसेंट्रिक एक्सियल लोड भी दो तरीके का, टेंसाइल कंप्रेसिव। ठीक है। शियर लोड भी दो तरीके का, ट्रांसफर शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड। अच्छा पहले इतना लिख लो क्योंकि फिर इसके बारे में भी लिखना है तो जगह की कमी है, तो मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। यस, प्लीज नोट डाउन। पहले यहाँ तक लिख लो फिर इसके बारे में समझते हैं। मतलब अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम नाम जान रहे हैं, फिर हम एक एक के बारे में जानेंगे। लिख जाए तो मुझे बताइएगा।
जल्दी से लिखें और मुझे बताएं। दो मिनट में और दे रहा हूँ, जो जो लिख रहे हैं जल्दी से लिखें, लास्ट 2 मिनट्स। और तब तक कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। ऊट पटांग चाहिए ना, पूछो फिर। लास्ट 1 मिनट। टू डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये हो सकता है पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। फिर एक एक को समझ लेते हैं, तब समझ लो अब हम हर टॉपिक के एक्सपर्ट हो पाएंगे। मतलब हर एक लोड को जानना है जितना भी अभी अपन ने पढ़ा। के अंदर आएगा वो लोड। कहीं एक बॉल कहीं पे गिरा दोगे आप, या कोई ब्लॉक गिरा दोगे, दैट इज इंपैक्ट लोड। तो क्या हम शुरू करें भाई 1 by 1? ठीक है, एक एक लोड को समझते हैं।